आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सेट का एक और मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों सेट 2024 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों, आपका 12th लेवल का और जो ग्रेजुएशन लेवल का जो दोनों एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों, उन दोनों एग्ज़ाम के लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, इस मॉडल पेपर के अंदर हम दोस्तों राजस्थान जीके, इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी, इसके साथ साथ साइंस, कंप्यूटर और हिंदी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट मॉडल पेपर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये आपका कंप्लीट मॉडल पेपर रहेगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजारी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, गेर, अग्नि नृत्य। तो दोस्तों डफली, घुरालियों, खंजारी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग जो है ये आपका कालबेलिया नृत्य में किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें से पुंगी स्पेशल है, पुंगी आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। ठीक है, कालबेलिया नृत्य को दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2010 में शामिल किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अग्नि नृत्य जो है ये आपका जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कच्ची घोड़ी नृत्य जो है दोस्तों ये आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आपका शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शेखावटी क्षेत्र का लोकप्रिय है जो कि झांझ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों इससे पहले भी हम मॉडल पेपर डिस्कस कर चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अवनी लेखरा क्रिकेट, अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी, अर्जुन लाल जाट नौकायन, देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक। तो दोस्तों यहाँ पर अवनी लेखरा क्रिकेट दिया हुआ है, ये गलत है। ये किससे संबंधित है? ये निशानेबाजी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निशानेबाजी से संबंधित है। अवनी लेखरा ने अभी पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है राजस्थान की तरफ से और इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीत लिया है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? खेजड़ेली आंदोलन अमृता देवी, चिपको आंदोलन गोरा देवी, अपिको आंदोलन कर्नाटक। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों सही सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, प्लान क्या है? तो दोस्तों प्लान क्या है? घोड़े पर रखी जाने वाली काठी, ऊंट पर रखी जाने वाली काठी, घोरबंद का समानार्थी शब्द, एक लोक वाद्य यंत्र। तो दोस्तों प्लान जो है ये आपकी ऊंट पर रखे जाने वाली काठी है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्रकार का आभूषण है जो कि ऊंट पर रखे जाने वाली काठी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? चित्तौड़गढ़, भैंसोरगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर। तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने भैंसोरगढ़ के बारे में ऐसा कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर उनको एक जागीर पेशकश की जाए तो वो भैंसोरगढ़ को चुनेंगे। भैंसोरगढ़ जो है ये आपका जल दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों। कौन सी श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और गागरोन जो है वो भी आपका जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और शेरगढ़ दुर्ग 12 जो है वो भी आपका जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, भैंसोरगढ़ दुर्ग जो है आपका ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपका चित्तौड़ में स्थित है और ये चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग किसने कहा? तो अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग शंकरदान सामोर, बांकीदास, केसरी सिंह बारट, नाथू सिंह, मई आर्या ने। तो दोस्तों मुल्करा मीठा ठग अंग्रेजों को शंकरदान सामोर के द्वारा कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत किसने लिखा था? तो ये आपका किसका हो जाएगा? ये आपका बांकीदास जी का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बांकीदास जी जो थे दोस्तों ये आपके मारवाड़ से संबंधित है। ठीक है, ये मानसिंह के दरबारी कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? रकड़ी, मेहमंद, मोरखा, कंडोरा। तो रकड़ी और मेहमंद जो है दोस्तों ये सिर के आभूषण हो जाएंगे जो कि महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं। कंडोरा आपका कमर का आभूषण हो जाएगा। ठीक है, मोर का यहाँ पर स्त्रियों के द्वारा नहीं पहना जाता है, सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। आगे देखिए, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियाँ हैं? मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, हाड़ौती। तो दोस्तों निमाड़ी एवं रागड़ी आपकी मालवी की उपबोलियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रांगड़ी जो है दोस्तों आपकी ये कौन सी भाषाओं से मिलकर बनी हुई है? तो ये मारवाड़ी। ठीक है, ये मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है रागड़ी। और दोस्तों निमाड़ी जो है उसे दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी? तो पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका जयनारायण व्यास के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मारवाड़ की अवस्था जो है ये भी आपकी जयनारायण व्यास के द्वारा ही लिखी गई है। आगे देखिए दोस्तों, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है?
यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए बनाई गई है। यह कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें 26 विभिन्न बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। नवनेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। तो दोस्तों ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है। ठीक है, आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। तो ये कथन गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, और दोस्तों नवनेरा बैराज जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये आपको ध्यान रखना है, ये काली सिंध नदी पर बन रहा है। ठीक है, काली सिंध नदी पर बन रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपका दिघोत कोटा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा? दिघोत कोटा में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोटा के उस समय शासक कौन थे दोस्तों? तो कोटा के शासक थे राम सिंह द्वितीय। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों जो क्रांति हुई थी कोटा के अंदर, वो कब हुई थी? तो 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्रांति 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। और दोस्तों इस क्रांति का दमन किसने किया था? तो इस क्रांति का दमन दोस्तों 1858 में, मार्च 1858 में किसने किया था? ये रोबटस के द्वारा किया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, और किसकी सहायता से किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर करौली के मदन पाल ने भी सहायता की थी। किनकी? अंग्रेजों की। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सुमेलित है? सेंद्रा ग्रेनाइट पोखरण जैसलमेर, अकालवुड फॉसिल पार्क मंडोर जोधपुर, स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क तलवाड़ा बांसवाड़ा, मानसीमा भ्रंश सतूर बूंदी। तो दोस्तों मानसीमा भ्रंश जो है ये यहाँ पर सही दिया गया है। मानसीमा भ्रंश आपका बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आकलवुड फॉसिल पार्क आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जैसलमेर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क जो है ये आपका कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका चित्तौड़ में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मूसी रानी की जो छतरी है उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, अलवर। मूसी महारानी की छतरी आपकी 80 खंभों की छतरी है जो कि अलवर में स्थित है। इसका निर्माण विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। और 84 खंभों की छतरी कहाँ पर हो जाएगी? आपकी बूंदी में हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बाहुनी पुस्तक भेंट की थी? तो दोस्तों स्वतंत्र बाहुनी नामक पुस्तक भेंट तेज कवि जैसलमेरी, तुलसीराम, सुआ महाराज, फागू महाराज। तो ये तेज कवि जैसलमेरी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तेज कवि, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज, इन सबका संबंध किससे है? इन सबका संबंध रम्मत से हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। रम्मत कहाँ की फेमस है? बीकानेर की फेमस है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, तेरथाली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? देवनारायण जी, तेजा जी, फाबू जी, रामदेव जी। तो दोस्तों तेरथाली नृत्य में रामदेव जी का यशोगान किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? उडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। ठीक है, फाबू जी का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। तेजा जी का खंडाल नागौर में हुआ था। और देवनारायण जी का आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रसिद्ध बनीठनी चित्र का चित्रकार कौन था? अमरचंद, निहाल चंद, राज सिंह, नेकचंद। बनीठनी का चित्रकार दोस्तों निहाल चंद है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा आभूषण अंग सुमेलित नहीं है? मुंदरी अंगुली, टड्डा बाजू, नेवरी पैर, रमझोला कमर। तो दोस्तों कौन सा आभूषण यहाँ पर सुमेलित नहीं है? मुंदरी अंगुली, ये यहाँ पर सही दिया गया है दोस्तों। नेवरी पैर, ये भी सही दिया गया है। रमझोल कमर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। रमझोल आपका कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका पैर का आभूषण हो जाएगा। ठीक है, और टड्डा बाजू, ये भी आपका सही दिया गया है। ठीक है, पैर के और कौन कौन से आभूषण हो जाएंगे दोस्तों आपके? आंवला जो है ये भी आपका पैर का आभूषण है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों नुपुर भी आपका पैर का आभूषण है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों हिरना मोचन जो है ये भी आपका पैर का आभूषण है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अलावा नेवरी पैर का हो जाएगा और रमझोला भी आपका पैर का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेलित करना है। ठीक है, रामकृष्ण संप्रदाय की शाखाएं दी गई है और यहाँ पर स्थापना करता दिया गया है। शाहपुरा संत हरिराम दास जी, सिंहस्थल, खेड़ापा, रेण। तो दोस्तों यहाँ पर आपके स्थापना करता दिए गए हैं। सिंहस्थल आपके संत हरिराम दास जी हो जाएंगे। शाहपुरा में आपके संत रामचरण जी हो जाएंगे। ठीक है, खेड़ापा में आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? संत रामदास जी हो जाएंगे। और आपकी रेण में संत दरियाव जी हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संत रामचरण जी के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? कृपाराम था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों संत रामचरण जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म टोंक में हुआ था। ठीक है, 16 ग्राम टोंक में। आगे देखिए, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड में सम्मिलित है? अंतःप्रवाह शुष्क खंड, पश्चिमी शुष्क मैदान, अति शुष्क आंशिक सिंचित, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान। तो बीकानेर, जैसलमेर और चूरू जो है ये आपके फर्स्ट सी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अति शुष्क आंशिक सिंचित प्रदेश। और फर्स्ट सी जो है आपका ये राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए,
मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? राज सिंह, अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह प्रथम, स्वरूप सिंह। तो दोस्तों मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का वर्णन जो है ये स्वरूप सिंह के साथ मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक का प्रयास किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयास सती प्रथा को रोकने का किसने किया था दोस्तों? तो ये जयपुर रियासत के द्वारा किया गया था, सवाई जयसिंह के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने प्रयास किया था। और सबसे पहले अवैध घोषित किसने किया था? तो बूंदी ने किया था 1822 में। ठीक है, विष्णु सिंह के काल में, ये आपको ध्यान रखना है। किसके काल में किया था? विष्णु सिंह के काल में, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, केसरिया जी का मेला कहाँ लगता है? धुलेव में, झालरापाटन में, परबतसर में, किराड़ू में। तो केसरिया जी का मेला दोस्तों धुलेव में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? ताम्र प्रस्तर युग, लौह प्रस्तर युग, मर्द भांडा युग, प्रस्तर युग। तो दोस्तों गिलुंड सभ्यता के जो अवशेष है ये आपके ताम्र प्रस्तर युग के हो जाएंगे। गिलुंड सभ्यता आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये राजसमंद में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है? तो बनास नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित मंदिर स्थान नहीं है। सिरे मंदिर जालोर। तो दोस्तों सिरे मंदिर जालोर में है, ये बिल्कुल सही बात है। सिरे मंदिर जो है ये आपका नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाथ संप्रदाय की आपकी प्रमुख पीठ कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? तो महामंदिर जोधपुर हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है इनकी प्रमुख पीठ? महामंदिर जोधपुर में, नाथ संप्रदाय की, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। और जिसका मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर दिया गया है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा आपका? तलवाड़ा बांसवाड़ा में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? तलवाड़ा बांसवाड़ा में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, सुंदा माता मंदिर भीनमाल जालौर, ये भी सही है। विभीषण का मंदिर कैथून कोटा, ये भी सही है। ठीक है, आगे देखिए, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? तो दोस्तों मानगढ़ नरसंहार 17 नवंबर 1913 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था 1913 के अंदर, 17 नवंबर 1913। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों निमुचना हत्याकांड कब हुआ था? तो निमुचना हत्याकांड आपका 14 मई 1925 को हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसे महात्मा गांधी जी के द्वारा दोहरी डायराशाही की संज्ञा दी गई थी। आगे देखिए, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? तो दोस्तों पुष्कर झील जो है 42, 46, 52, 58, 52 घाटों से घिरी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, 9 मंजिला के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है? तो दोस्तों कीर्ति स्तंभ जो है ये किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो दोस्तों सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। ठीक है, वहाँ पर कुंभा की जीत हुई थी, उस उपलक्ष्य में दोस्तों कीर्ति स्तंभ बनाया गया था। तो ये किसको समर्पित है? शिव, हनुमान, विष्णु, राम। तो ये विष्णु जी को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? 9, 12, 14, 16। तो दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र जो है ये आपके 4 बेसिनों में फैला हुआ है, जिसमें कितने जिले आते हैं? इसमें 14 जिले आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कितने जिले आ जाते हैं? टोटल 14 जिले। ठीक है, निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? रामबाग, किशनबाग, हरिबाग, लक्ष्मण बाग। प्रथम डेजर्ट पार्क आपका किशनबाग हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जयपुर का। आगे देखिए, राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई? चित्तौड़, भिवाड़ी, ब्यावर, नसीराबाद। तो दोस्तों छावनी मंडल की स्थापना नसीराबाद में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1818 में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। तो दोस्तों लोकायुक्त की नियुक्ति क्या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है? नहीं की जाती। लोकायुक्त की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है, ये कथन बिल्कुल सही है। उसका कार्य शिकायतों की जांच करना है, ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है। प्रथम लोकायुक्त 1973 में नियुक्त किया गया था, तो ये कथन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों लोकायुक्त जो है ये आपका 1973 में नियुक्त किया गया था। प्रथम कौन था दोस्तों? आईडी दुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कौन था? आईडी दुआ। ठीक है, प्रथम लोकायुक्त। और अभी का पूछा जाए करंट का, तो वो कौन हो जाएंगे आपके? प्रताप कृष्ण लोहरा हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी? दूसरे विधानसभा चुनाव में, चौथे विधानसभा चुनाव में, छठे विधानसभा चुनाव में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 184 से बढ़ाकर 200 छठी विधानसभा में की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1977 से 80 के टाइम में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है? उपखंड अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी। तो दोस्तों गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करते हैं उनका सर्वेक्षण करवाना एसडीओ की जिम्मेदारी है, ये आपको ध्यान रखना है, उपखंड अधिकारी की। ठीक है,
आगे देखिए, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम की राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 1973, 77, 83, 85। तो दोस्तों ये 1973 में प्राप्त हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम लोकायुक्त ID दुआ हो जाएंगे और अभी कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा है। आगे देखिए, हरिजन सेवा संघ की राजपुताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? तो हरिजन सेवा संघ की राजपुताना शाखा का अध्यक्ष हरबिलास शारदा, विजय सिंह, दामोदर दास राठी, माणिक्यलाल वर्मा। तो दोस्तों हरिजन सेवा संघ की राजपुताना शाखा का अध्यक्ष जो है ये आपका हरबिलास शारदा को मनोनीत किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हरिजन सेवा संघ की स्थापना दोस्तों 1932 के आसपास हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? प्रथम अध्यक्ष जो था आपका वो यहाँ पर घनश्याम दास बिरला था, ये आपको ध्यान रखना है। कौन था? घनश्याम दास बिरला, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट। प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला हो जाएंगे और जो मनोनीत किए गए थे वो हरविलास शारदा हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? राई नृत्य भील, वालर नृत्य गरासिया, पनिहारी नृत्य डामोर, संक्रिया नृत्य कालबेलिया। तो दोस्तों राई नृत्य भील बिल्कुल सही है, वालर गरासिया भी सही है, पनिहारी डामोर दिया गया है जो कि गलत है दोस्तों। पनिहार आपका किसका हो जाएगा? कालबेलियो का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। संक्रिया नृत्य कालबेलियो का ये भी सही दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्थान में जरीना का मकबरा स्थित है। तो दोस्तों राजस्थान में जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अजमेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, नागौर। जरीना का मकबरा धौलपुर में स्थित है दोस्तों। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण आजम के द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अपनी माँ की याद में। इनकी माँ का नाम क्या था दोस्तों? दिलरास, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। बूंदी किसान आंदोलन का संबंध रहा है 1847 से 1941 ईस्वी, 1921 से 1981 ईस्वी, 1926 से 1943 ईस्वी, 1932 से 1935 ईस्वी। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, 1847 से 1941 भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जाएगा, जो कि बोर्ड ने भी माना था, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1926 से 1943। आगे देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो दोस्तों सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जिला आपका जैसलमेर हो जाएगा, 464 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अभी भी सवाल जो है ये आपके पुरानी जीके के हिसाब से पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी नए जिलों के अनुसार सवाल नहीं पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रख सकते हो 464 किलोमीटर। श्रीगंगानगर के साथ 210 किलोमीटर की लगती है सीमा। ठीक है, बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर की लगती है दोस्तों, और बीकानेर के साथ 167.8 किलोमीटर की लगती है, आपको ध्यान रखना है, 167 किलोमीटर की लगती है। आगे देखिए, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है? उत्तरी एवं मध्यवर्ती, उत्तरी एवं दक्षिणी, मध्यवर्ती एवं पूर्वी, दक्षिणी एवं पश्चिमी। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उत्तरी एवं मध्यवर्ती। ठीक है, सर्वाधिक अंतराल जो है उत्तरी एवं मध्यवर्ती में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, चंबल बेसिन की स्थलाकृति प्रधानतः है पर्वतीय, उत्खाती, चूना प्रदेशीय, गिरिपथ। तो ये उत्खाती हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में भादर, इराऊ, हारन, मोरन किस नदी की सहायक नदियां हैं? लूनी, माही, बनास, साबरमती। तो दोस्तों अभी 2 दिन पहले ही एक ट्रिक अपलोड की थी, वो आपने पढ़ ली होगी। क्या ट्रिक थी दोस्तों? माही नदी की नदियाँ याद करने की। मैं आपको बता देता हूँ, माही नदी की नदियाँ याद करने की ट्रिक क्या थी दोस्तों? ए अन्ना, क्या ट्रिक थी दोस्तों? ए अन्ना भाई चारपाई में सो जा, ए अन्ना भाई चारपाई में सो जा। ठीक है, इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए। यहाँ से आपकी माही नदी की सहायक नदियाँ सारी याद हो जाएगी आपको। ठीक है, अन्ना से तो आपका अनास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, भा से आपका भादर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ई से आपका ईरू हो जाएगा दोस्तों। चारपाई से आपका चाप हो जाएगा दोस्तों, और मे से आपका मोरेन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ए अन्ना यहाँ से आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ए से आपकी एरा हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये नदी आपको याद हो जाएगी, ये ट्रिक याद कर लीजिए, ए अन्ना भाई चारपाई में सो जा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भादर, इराव, हारन, माही नदी। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई है? तो राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई है? लूनी बेसिन में, घग्गर बेसिन में, मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में, आंतरिक प्रवाह बेसिनों में। तो दोस्तों पलाया झीलों की रचना जो हुई है ये मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, सोयाबीन का क्षेत्रफल तथा उत्पादन दोनों में राजस्थान के अग्रणी जिले हैं। तो दोस्तों सोयाबीन का क्षेत्रफल तथा उत्पादन में राजस्थान के अग्रणी जिले आपके हाड़ौती क्षेत्र के हो जाएंगे, कोटा, बारा, झालावाड़, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं दोस्तों? तो ये 5th में आते हैं, दक्षिण पूर्वी आर्द्र जलवायु प्रदेश में। ठीक है, आगे देखिए,
राजस्थान का मुख्य गन्ना एवं कपास उत्पादक कृषि जलवायु खंड है। तो दोस्तों गन्ना एवं कपास उत्पादक कृषि जलवायु खंड, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित प्रदेश, लूनी बेसिन तथा अंतर्वर्ती मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए, दुग्ध उत्पादन हेतु राजस्थान में गाय की कौन सी नस्लें सुप्रसिद्ध है? तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन हेतु कौन सी गाय की नस्लें सुप्रसिद्ध है? थारपारकर राठी, राठी नागौरी, मालवी थारपारकर, मेवाती मालवी। तो दोस्तों थारपारकर और राठी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में थारपारकर और राठी फेमस है। ठीक है, राठी आपकी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है और थारपारकर आपकी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, जैसलमेर बाड़मेर में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, राजस्थान में ऊंट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो दोस्तों तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है बीकानेरी, कच्छी, अलवरी, जैसलमेरी। तेज दौड़ने में जैसलमेरी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, ये ध्यान रखना है। सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? भील, मीणा, गरासिया, गुज्जर। तो सुरजी भगत का संबंध किससे दोस्तों? भील आंदोलन से, ये आपको ध्यान रखना है, भील धार्मिक आंदोलन से। आगे देखिए, तरुण भारत संघ संगठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है? महिला सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार निरोध, जल संरक्षण, आदिवासी तरुण विकास। तो दोस्तों यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तरुण राजस्थान संघ जो है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों राजेंद्र सिंह ने करी थी। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, राजेंद्र सिंह। ठीक है, कब की थी? 1975 में की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें वाटरमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें वाटरमैन कहा जाता है। वाटरमैन का मतलब क्या हो गया दोस्तों? जल संरक्षण से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जल संरक्षण हो जाएगा, याद रह जाएगा। तो ये 3 चीज़ें यहाँ से पूछी जाती है। 1975 में स्थापना हुई, राजेंद्र सिंह ने करी, इनको वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और तरुण भारत संघ किससे संबंधित हो जाएगा? जल संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किसके द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम CADP प्रारंभ किया गया था? राजस्थान सरकार एवं विश्व बैंक, राजस्थान सरकार एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार एवं विश्व बैंक, राजस्थान सरकार। तो दोस्तों ये भारत सरकार और विश्व बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? रामकृष्ण परमहंस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1863 में हुआ था। ठीक है, इन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1897 में की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और शिकागो के धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग कब लिया था? 1893 में भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हुई और जिसके कारण सत्र स्थगित हुआ? 1907, 1929, 1915, 1903। तो दोस्तों कांग्रेस के 2 दल थे, एक तो गरम दल और एक था आपका नरम दल। ठीक है, गरम दल और नरम दल, इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया 1907 में। ठीक है, गुजरात अधिवेशन में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मतभेद हो गया, तो ये दोनों अलग अलग होगी, कांग्रेस विभाजित हो गया। बट 1916 में दोस्तों ये वापस एक भी हो गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ये वापस एक हो गए, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में वापस ये एक हो गए। आगे देखिए, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? 1917, 1923, 1906, 1911। तो दोस्तों इन्होंने 1911 में ताज ग्रहण किया था। कामागाटा मारू क्या था? एक सैनिक यूनिट, एक बंदरगाह, एक पोत, एक औद्योगिक नगर। तो दोस्तों कामागाटा मारू जो है ये एक पोत है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, साबरमती आश्रम किसने बनाया था? तो दोस्तों साबरमती आश्रम ये तो आप सब लोगों को पता होगा, महात्मा गांधी जी ने बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब बनवाया था? 1917 के आसपास। आगे देखिए, वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी जी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? तो दोस्तों इन्होंने 9 जनवरी 1915 को वापसी की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब वापसी की थी? 9 जनवरी 1915 को, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी हो जाएगा। ठीक है, और 9 जनवरी को ही दोस्तों प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, इसीलिए मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल नहीं था प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार, विदेशी सेवाओं का बहिष्कार, आम दंगे, हिंसा, ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग। तो दोस्तों यहाँ पर आम दंगे शामिल नहीं थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो ये आपका 1920 में हुआ था, अगस्त 1920 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ की थी? सेवाग्राम आश्रम, साबरमती आश्रम, आगरा किला, पोरबंदर हाउस। तो दोस्तों गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरुआत की थी, ये आपको ध्यान रखना है। कब की थी? 1930 में की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से
कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना सम्मिलित नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे किसने दिए? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नारे दिए गए थे, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारत का क्षेत्रफल लगभग लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है ये 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? हिमालय पर्वत जो है दोस्तों ये आपकी नवीन वलित पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला है दोस्तों? नवीन वलित पर्वतमाला, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, सिंपल सा सवाल है दोस्तों। नवीन वलित पर्वतमाला है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वलित पर्वतमाला, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्राचीन पर्वत आपका अरावली हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, प्लीस्टोसीन युग के दौरान पृथ्वी पर एक उल्कापिंड गिरने के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सी झील का निर्माण हुआ था? सामर झील, नैनी झील, वुलर झील, लोनार झील। तो दोस्तों उल्कापिंड जब गिरा था प्लीस्टोसीन युग के दौरान तो लोनार झील का निर्माण हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र में 2 झीलें हैं फेमस, वो आपको कैसे याद रखनी है दोस्तों? महापोलो। कैसे याद रखोगे? महापोलो। ठीक है, तो पो से तो पोवाई झील हो जाएगी, कौन सी झील? पोवाई झील। और लो से क्या हो जाएगा दोस्तों? लोनार झील हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और महाराष्ट्र से महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महा से महाराष्ट्र हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 2 झील होगी, पोवाई और लोनार कहाँ पर हो जाएगी? आपकी महाराष्ट्र में हो जाएगी। वुलर झील आपकी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये जम्मू कश्मीर में है, सांबरामारी राजस्थान में है ही सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। अरब सागर में सिंधु नदी गिरती है दोस्तों। कृषि के संदर्भ में बारानी शब्द का क्या अर्थ है? सिंचित खेती, सूखी खेती, वर्षा प्रधान खेती, मिश्रित खेती। तो दोस्तों बारानी जो है यह आपकी वर्षा प्रधान खेती को कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वर्षा प्रधान खेती को बारानी कहा जाता है। आगे देखिए, खनिज और इसकी साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन गलत है? लोएस्क बेलाडीला, सिल्वर जावर, कोल मतलब कोयला झरिया, बॉक्साइट खेतड़ी। तो दोस्तों बॉक्साइट खेतड़ी यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, खेतड़ी में आपका क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। लोएस्क बेलाडीला खान आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपकी छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेलाडीला खान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, लोएस्क के लिए फेमस है। जावर उदयपुर में है। ठीक है, ये आपकी सिल्वर के लिए फेमस है। और कोयला के लिए झरिया कहाँ पर है दोस्तों? झरिया झारखंड में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? महानदी, गोदावरी, कावेरी या फिर कृष्णा। तो दोस्तों पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण गोदावरी नदी पर किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68, भारत में ठंड के मौसम सर्दी की अवधि क्या है? तो दोस्तों सर्दी की अवधि ऑब्वियसली दिसंबर से फरवरी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? पीवी नरसिम्हा राव, आई.के. गुजराल, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ये आपकी 2001 में शुरू की गई। किसके द्वारा शुरू की गई थी? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी। आगे देखिए, असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जाता है। तेजपुर, बोरपेटा, बोंगईगांव, धुबरी। तो दोस्तों धुबरी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, धुबरी असम का शहर है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम की ओर कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, आगे देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों दिल्ली में आयोजित की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कब आयोजित हुई थी दोस्तों? तो ये आपकी 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद को बनाया गया था। आगे देखिए, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। तो दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये आपकी अनुच्छेद 19 के तहत सुनिश्चित की गई है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत जो है वो किस में दिया गया है? आपका अस्पृश्यता के बारे में अनुच्छेद 17 में दिया गया है दोस्तों। प्राण और दैहिक जीवन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में दी गई है। अनुच्छेद 15 में दोस्तों मैंने कल आपको बताया था धम्मू जालीज दिया गया है। ठीक है, धम्मू जालीज, ध से धर्म हो जाएगा, मुंह से मूल वंश हो जाएगा, जाति हो जाएगी, लिंग हो जाएगी और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किस में दिया गया है? ये आपका अनुच्छेद 15 में दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, हमारे संविधान के अनुसार भारत क्या है? एक धार्मिक राष्ट्र, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, एक पूंजीवादी राष्ट्र,
एक धनिक तंत्रवादी राष्ट्र। तो दोस्तों एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये कब जोड़ा गया था, तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत आपका 1976 में जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 20, 30, 15, 25, यहाँ पर अनुच्छेद 25 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 25 से लेकर दोस्तों 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है, ठीक है, धार्मिकता के बारे में दिया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, प्रतिभा पाटिल। तो दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये निर्विरोध चुने गए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई थी है लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपकी इंदिरा गांधी हो जाएगी। कब की घटना थी है, 1984 की। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है। जो भारत का राष्ट्रपति है वो लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसको भंग कर सकता है, किसकी सलाह पर करेगा, तो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, तो दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट मंगवा सकता है, ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 दोस्तों, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था, तो दोस्तों भारत के संविधान में पहली बार 1951 में संशोधन किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का लेखांकन तथा सभी सरकारी संस्थाओं का लेखा परीक्षा, तो दोस्तों इसके लिए तो जिम्मेदार है। भारतीय रिजर्व बैंक का नियमन, तो दोस्तों इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। राज्यों को भुगतान देना, इसके लिए भी जिम्मेदार है। समेकित निधि से पूंजी का निर्गम, इसके लिए भी जिम्मेदार है, ठीक है। तो दोस्तों C&AG जो होता है ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक का नियमन के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, लेखा परीक्षा लेखांकन के लिए जिम्मेदार होता है। आगे देखिए, साइंस के सवाल हम देखेंगे दोस्तों। आप उस परिघटना प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित का नाम क्या है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पहाड़ों की चोटियां गुलाबी या नारंगी रंग वर्ण की हो जाती है, सर्किल ऑफ कन्फ्यूजन्स, बेरेल डिस्टार्सन, ब्रिलियल स्कैटरिंग, एल पेंगलो। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल पेंगलो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, क्रायोजेनिक्स भौतिकी की एक शाखा है जो से संबंधित है अत्यंत ऊंचे तापमान से, अत्यंत नीचे तापमान से, अत्यंत छोटे क्रिस्टल्स की वृद्धि, अत्यंत बड़े क्रिस्टल्स की वृद्धि। तो दोस्तों क्रायोजेनिक्स भौतिकी, आपने नाम सुना होगा, क्रायोजेनिक्स इंजन होते हैं जो कि रॉकेट में यूज में लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है, अत्यंत नीचे तापमान से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये ठंडा करने के लिए काम में लिए जाते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र का उल्टा जीवभार बायोमास पिरामिड होता है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र, जलीय तथा मैदानी पारिस्थितिक तंत्र दोनों, ना ही जलीय ना ही मैदानी पारिस्थितिक तंत्र। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उल्टा जो होता है वो आपका जलीय पारिस्थितिक तंत्र का होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आगे देखिए, UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप हो जाएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक सम्मेलन था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि जलवायु से संबंधित है, जो कि 1992 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल कौन कौन से हैं, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व भारत, सुंडालैंड। तो दोस्तों पश्चिमी घाट भी है, उत्तर पूर्वी भारत यानी पूर्वी हिमालय भी है, सुंडालैंड भी है, ठीक है। एक आपका इंडो बर्मा भी है दोस्तों, वो भी ध्यान रखना है। तो टोटल 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अम्ल के संपर्क में आने पर नीला लिटमस क्या हो जाता है, तो नीला लिटमस जो है अम्ल के संपर्क में आने पर लाल हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87, साइनो आर्टेरियल नोड में स्थित होता है, मूत्राशय, आमाशय, मस्तिष्क, हृदय। तो दोस्तों ये हृदय में उपस्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। AB रक्त समूह में है, तो दोस्तों AB रक्त समूह जो होता है उसमें क्या होता है, एंटीजन नहीं रहते हैं, एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, न तो एंटीजन ना ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। तो दोस्तों AB रक्त समूह जो होता है उसमें आपके एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन D3 का रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्तों कोलेकैल्सिफेरॉल। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मलेरिया एक जीवाणु जनित रोग है, इबोला एक विषाणु जनित रोग है, एड्स एक विषाणु जनित रोग है, प्लेग एक जीवाणु जनित रोग है। तो दोस्तों मलेरिया एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मलेरिया किससे होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है,
ठीक है, जो कि एक परजीवी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये परजीवी रोग है या प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ? 2004, 2005, 2006, 2007। तो दोस्तों ये 2006 में पारित हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1, 1935 को निम्न प्रावधानों के अनुसार की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर था? 1935 के समय में कलकत्ता में इसका मुख्यालय था। 1937 में इसका मुख्यालय बम्बई में ट्रांसफर कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। आगे देखिए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1921, 1931, 1941, 1951। तो ये 1951 में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सकल राजकोषीय घाटा क्या है? तो दोस्तों सकल राजकोषीय घाटा जो होता है आपका, वो कुल व्यय में से आपको राजस्व प्राप्तियां और गैर ऋण से सर्जित पूंजीगत प्राप्तियां घटानी पड़ती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राजस्व प्राप्तियां और गैर ऋण से सर्जित प्राप्तियां घटानी पड़ती है कुल व्यय में से, तो उसे सकल राजकोषीय घाटा कहा जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 कंप्यूटर का सवाल है दोस्तों। CPU शेड्यूलर को और किस नाम से जाना जाता है? जॉब शेड्यूलर, रिसोर्स शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, प्रोसेस शेड्यूलर। तो दोस्तों इसे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मानक PC कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन कुंजियाँ उपस्थित होती है? तो दोस्तों कीबोर्ड जो होता है उसमें F1 से लेके आपकी F12 तक होती है, यानी 12 कुंजियाँ होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, रोम या फिर रैम? तो दोस्तों रैम जो है ये आपकी टेम्पररी मेमोरी है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण है शॉर्टिंग, पायरेसी, क्रैकर, वायरस। तो दोस्तों पायरेसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में हानि रहित प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में हानिकारक परिणाम उत्पन्न करता है? वार्म, ट्रोजन हॉर्स, पेच, वायरस होक्स। तो दोस्तों कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में हानि रहित प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में हानिकारक होता है, तो ये आपका ट्रोजन हॉर्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, हिंदी के सवाल हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 116, ठीक है। नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों नवोन्मेष जो है इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 9 + उन्मेष। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें आपकी गुण संधि हो जाएगी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आपस में झगड़ा मत करो इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। तो दोस्तों आपस में झगड़ा मत करो, इसमें रीतिवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। मतदाता शब्द में कौन सा समास है? तो मतदाता शब्द में दोस्तों आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, वेदना में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों वेदना के अंदर कौन सा प्रत्यय है? अना, आना, वदन, दना। तो दोस्तों वदन भी नहीं होगा, ठीक है, दना भी नहीं होगा और आना भी नहीं होगा, यहाँ पर अना हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वेदना में अना प्रत्यय हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द कसक का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पीड़ा, दर्द, विवाद, दुख। तो दोस्तों कसक का मतलब होता है दुख, तो दुख हो जाएगा, दर्द हो जाएगा, पीड़ा हो जाएगी, विवाद नहीं होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द गौरव का विलोम है? आनंद, लाघव, उत्साह, आगत। तो दोस्तों गौरव का विलोम क्या हो जाएगा? आपका लाघव हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा शब्द बल शब्द का अर्थ नहीं है? मस्ती, पार्श्व, शक्ति और सेना। तो बल शब्द का अर्थ यहाँ पर मस्ती नहीं है दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पार्श्व, शक्ति और सेना इसका सही अर्थ हो जाएगा। आगे देखिए, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो दोस्तों आहा तुम्हें पाकर आनंद आ रहा है, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? विस्मादिबोधक हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विस्मादिबोधक चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला होता है। आगे देखिए, तालवे महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर तालवे महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण दोस्तों ढ, छ, थ, ज। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, छ, ठीक है। आगे देखिए, मैन पावर रिक्रूटमेंट का हिंदी पर्याय कौन सा है? जनशक्ति भर्ती, जनशक्ति आवश्यकता, जनशक्ति उपयोग, जनशक्ति आयोजन। तो दोस्तों मैन पावर रिक्वायरमेंट जो हो जाएगा ये आपका जनशक्ति आवश्यकता हो जाएगा, ठीक है। धड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? धक्का देना, तोलना, नष्ट करना, शब्द उत्पन्न करना। तो धड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों तोलना, ठीक है।
आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 127। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो दोस्तों राजभाषा संबंधी प्रावधानों का जो उल्लेख है ये आपका भाग 17 में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पर दोस्तों उन्नयन जो है ये शुद्ध है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। तो दोस्तों ये पहला ही गलत हो जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए कृष्ण जी के अनेक नाम हैं। अनेक को कोई वर्ड नहीं होता, अनेक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, ये सही है। शोभना बहुत मीठा गाती है, ये भी सही है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, ये भी सही है। ठीक है, एक लास्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र। तो दोस्तों ये तो औपचारिक हो जाएगा। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। तो दोस्तों ये यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह आपका अनौपचारिक हो जाएगा। ठीक है, गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र। तो ये भी आपका औपचारिक हो जाएगा। और प्रधानाचार्य को 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, तो ये भी आपका औपचारिक हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर भी काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन करवाए जाते हैं। थैंक यू सो मच।